Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammed Zia and this is our World History Series. पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने बात की थी वर्ल्ड वॉर वन की। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मोस्टली लाइक इन 99% ऑफ द केसेस व्हेन देयर इज नो सरेंडर और समथिंग लाइक दैट, 99% केसेस में मॉडर्न, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, इट इज एवरी वॉर इज एंडेड बाय अ ट्रीटी। एवरी वॉर, चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए, चाहे बैटल ऑफ बक्सर हो, चाहे ऑल द चाहे कर्नाटक वॉर्स हो, चाहे वो एंग्लो मैसूर वॉर हो, तो हर वॉर के बाद एक ट्रीटी होती है। ऐसे ही वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुआ। वर्ल्ड वॉर वन के बाद बहुत सारी ट्रीटीज हुई। इन दैट नो डाउट द मेजर वाज ट्रीटी ऑफ वर्साई। उसके अलावा भी और भी कुछ ट्रीटीज हुई, ऑस्ट्रिया के साथ, हंगरी के साथ, बल्गेरिया के साथ, टर्की के साथ, जो भी डिफीटिंग साइड थे उनके साथ सर्टेन ट्रीटीज हुई। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सारी ट्रीटीज को देखेंगे कि क्या क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन थे। और इन जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में रिगार्डिंग दीज इज अबाउट एक तो हमने देखा पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कॉजेज क्या थे वॉर की। और अब हम देखेंगे कि क्या क्या इस तरीके के इफेक्ट्स थे और क्या क्या ट्रीटीज थी और उनका लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट हुआ इन इन पूरी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पे। उसी के एनालिटिकल एस्पेक्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। सो we'll start with treaty, and the most important treaty in this was the Treaty of Versailles. And ये बड़ा फेमस फोटोग्राफ है। ये the big four, they were called as the बिग फोर। और ये जो चार लोग हैं ये कौन है? I think I should mention it here. Yes, ये वाले जो साहब हैं, he is डेविड लॉयड जॉर्ज। ये जो हैं ये ब्रिटेन के प्रीमियर थे। ये हैं विक्टोरिया ऑरलैंडो। एंड ये इटली के चीफ थे तब। ये हैं फ्रांस के क्लेमेंसो। और ये हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट उस वक्त के वुडरो विल्सन। और जिन लोगों के पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो जानते हैं व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुडरो विल्सन. Actually, he was the one who separated, apart from giving those 14 points, he was the one who separated Paul Science एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए स्ट्रीम को जो है एक सेपरेट स्ट्रीम को आइडेंटिफाई किया. खैर, तो ये जो चार थे ये विक्टोरिया साइड पे थे. ये सॉरी ये विक्टोरिया साइड पे थे. इन्होंने अपना जो भी, क्योंकि देखो इन जनरल इट इज सेड इन द वॉर दैट टू द विक्टर गोज द स्पॉइल्स. सो जो भी बचा हुआ था वो सारा किसके पास गया? इनके पास. जर्मनी, लार्जली जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ये जो थे ये लूजिंग साइड पे थे. तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस सब एक्सेप्ट करने वाले थे. बट दिस ट्रीटी ऑफ वर्साई इज वेरी क्रिटिकल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. कहते हैं अगर ये ट्रीटी ऑफ वर्साई नहीं होती तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता शायद. सो दिस इज समथिंग विच इज सो क्रिटिकल. लेट्स सी हुआ क्या. ये जो बिग फोर थे, ये चारों, डेविड लॉयड जॉर्ज, ऑरलैंडो, क्लेमेंसो और वुडरो विल्सन, जो है ये वर्साई में मिलते हैं. और वर्साई इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम भी इस शहर का इंपॉर्टेंस देखा था. दो देयर वर 27 टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हु वर रिप्रेजेंटेड. बट the treaty, although Russia was also on the victorious side, but the terms of the treaty were decided by Britain, France, USA, and Italy was also there, and Russia were excluded. See, whenever we call a treaty, treaty is more, a kind of negotiation. But यहाँ पे इन लोगों ने इस तरीके से एक्चुअली चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया कि वो negotiation कम imposition of demands on defeated
तो ये ज़्यादा लग रहा था। एंड as I told you in the very beginning that this is one of the most controversial settlement ever signed, और इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस हम देखेंगे इसमें कि पुट इन कर दी गई थी कि अनरियलिस्टिक सा था। और इवन जो अलाइड पावर्स थे, जो दूसरे विक्टोरियस पावर्स के साथ थे, नो डाउट ये ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और इटली, इनका मेन रोल था। लेकिन इवन अलाइड कंट्रीज जो है, जो उनके दूसरे मतलब अलाइज थे विक्टोरियस ग्रुप्स के, उन्होंने भी इस ट्रीटी को क्रिटिसाइज किया ऑन द ग्राउंड्स की नहीं, this is something where this can't be a treaty, it is rather imposition of demands. Now जर्मनी के साथ इसमें हुआ क्या? सबसे पहले सारी अब इफ यू रिमेम्बर कि वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत जर्मनी से नहीं होती। वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत होती है आर्कड्यूक फर्डिनेंड के असैसिनेशन से, और द फर्दर दैट व्हाटएवर द कोर्स ऑफ एक्शन दैट फॉलोज। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, जर्मनी को सारा जो है वॉर गिल्ट जो है वो जर्मनी के ऊपर डाल दिया। अल्सास लॉरेन हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि कितना क्रिटिकल था। तो ये अल्सास लॉरेन जो है ये इट वाज रिटर्न टू फ्रांस, वापस कर दिया। कोल माइंस इन जर्मन एरिया कॉल्ड द सार। सो अपार्ट फ्रॉम अल्सास लॉरेन, ये जो सार का एरिया था ये बहुत ज़्यादा कोल रिच एरिया था, और 15 साल के लिए इसे फ्रांस को दे दिया गया। और इस एरिया को मतलब फ्रांस को दे दिया मतलब कि यहाँ पे जो भी कोल माइनिंग होगी वो कौन करेगा? वो फ्रांस करेगा, लेकिन उस एरिया का गवर्नेंस किसके पास होगा? लीग ऑफ नेशंस के पास होगा। और जब हम लीग ऑफ नेशंस को पढ़ेंगे तो वहाँ देखोगे कि किस तरीके से सारी जो मतलब लीग ऑफ नेशंस को जो चला रहे थे वो फ्रांस और ब्रिटेन ही चला रहे थे। Germany had to cede all the pre-war territories to Denmark, Belgium, Poland and Czechoslovakia. तो जर्मनी ने जितना कुछ जीता था वो सब कुछ डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया में बट गया। Then Rhine Valley, in geography you must have read about River Rhine, और रिवर राइन जो है उसका जो रीजन था वो 50 किलोमीटर्स ईस्ट and west, both sides will be demilitarized. 50 kilometers, both sides will be demilitarized. Union between Germany and Austria was forbidden. That Germany and Austria can never be, कहना चाहिए कि वो कभी भी किसी तरीके का लाइन नहीं बना सकते, कभी किसी तरीके का मिलिट्री यूनियन नहीं क्रिएट कर सकते, कुछ नहीं, क्योंकि इन्हीं दोनों के एसोसिएशन से बेसिकली अलाइड पावर्स का ये मानना था कि वर्ल्ड वॉर वन की या जो भी डैमेजेस हुए वर्ल्ड वॉर वन के वो इन्हीं दोनों की वजह से हुए। देन जर्मनी वॉज टू बी डिसआर्म्ड। सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि जर्मनी जो है उसको जो भी उसका डिमिलिटराइजेशन कह लो, डिसआर्मामेंट कह लो, एंड जो नंबर ऑफ सोल्जर्स थे जर्मनी के पास उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया 1 लाख के ऊपर, कि अब आप जो है आपके नंबर ऑफ सोल्जर्स जो है वो इतने ही रहेंगे, आप इससे ज्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स मेंटेन नहीं कर सकते। देयर विल बी नो एयर फोर्स, नो सबमरीन्स फॉर Germany. There will be no air force, nothing for Germany. Germany was relieved of all her colonies. Germany was relieved of all her colonies. जैसे if you remember that when Germany was expanding और German unification के बाद हमने देखा कि किस तरीके से जब अफ्रीका के अंदर जर्मन एंट्री होती है एज अ कॉलोनाइजर, तो वहां पे that became a threat to Britain एंड फ्रांस। तो उन्होंने इस चीज को कैटर किया इसी ट्रीटी ऑफ वर्साई में। टोगो एंड कैमरून वर शेयर्ड बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। साउथ वेस्ट अफ्रीका वाज गिवन टू ब्रिटेन। पैसिफिक एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर वर गिवन टू जापान। सो ये पूरा जो हिस्सा था ये इन सब जो विक्टोरियस या जो कहना चाहिए अलाइड पावर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। Although China was present during the negotiations, her areas under German were given to Japan and not restored to her. China also thought China was also part of this treaty of Versailles, और चाइना को लगा था कि मेरा जो भी
डैमेज या जो भी एरियाज जो हमारे जापान के पास है वो हमें जर्मनी के पास है वो हमें वापस मिलेंगे, लेकिन they were all given to Japan. But the most important thing was this: 6,600 million pounds was the war damages. 6,600 million pounds. I don't know what could happen, what could be this figure if you adjust it to inflation for today. This was levied on Germany. और ये उसे देने थे सबको, फ्रांस को, ब्रिटेन को, जो भी विक्टोरियस नेशंस थे उनको जर्मनी ये पे करेगा। मतलब आपने एक तरफ तो जर्मनी के ऊपर सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि मिलिट्री नहीं होगी, एयरफोर्स नहीं होगी, सबमरीन नहीं होगी, दे कुड हैव ओनली 6 वॉरशिप्स। ठीक है, आर्मी जो है वो आपकी 1 लाख की होगी, सिंपल। ठीक है, आपका जो कोल फील्ड्स है वो ले लिया गया आपका एल्सास लॉरेन वाला जो एरिया था वो ले लिया गया, राइन में आपका डिमिलिटराइजेशन हो गया, आपने सारी कॉलोनीज ले ली, और सारा कुछ करने के बाद जो है वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है अभी सब हमने ले लिया ना, अब आखिरी चीज जो बची, यू आर गोइंग टू पे अस, दिस इज अ रॉन्ग साइन व्हिच इज मेंशन्ड हियर। So they were supposed to pay 66 million pounds. 66 million pounds. Even today, 1 pound is 80 rupees, 85 rupees. You can imagine what could have been the situation if you had, so this was in let's say 1919, and if you adjust it to inflation in 2020, you can imagine कि कितना बड़ा एक अमाउंट जो था वो जर्मनी को पे करना था। लीग ऑफ नेशन वाज सेट अप, इट लीग ऑफ नेशन वाज सेट अप आफ्टर दिस ट्रीटी ऑफ वर्साई ओनली, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ लीग ऑफ नेशंस क्या था। उसमें ऑल लीग ऑफ नेशंस, क्योंकि सबको पता है इट फेल्ड, सो व्हाट वर द कॉजेस ऑफ फेलियर, लेकिन ऐसा भी नहीं था दैट इट वाज अ कंप्लीट फेलियर। लीग ऑफ नेशंस के जो है कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, तो वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। विल स्टॉप वन थ्रेड हियर, जहाँ हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे कि व्हाट विल बी द लीग ऑफ नेशंस। सो दिस वाज लार्जली ट्रीटी ऑफ वर्साई, और ये जो ह्यूमिलिएशन जर्मनी को यहाँ मिला ना, ये जो कहना चाहिए बेइज्जती हुई जर्मनी की, मतलब सब कुछ ले लिया उनसे। इसके बाद जर्मनी में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इसके बाद जर्मनी में क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन होगा, इसके बाद क्या होगा, वर्ल्ड में आप देखोगे तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाएगा, और इन सब के बीच फिर जब राइज ऑफ हिटलर और राइज ऑफ नाजिज्म जब आएगा, वहां आप देखोगे कि किस तरीके से चीजें बदली। सो ये थी ट्रीटी ऑफ वर्साई, लेकिन देयर वर सर्टेन अदर ट्रीटीज विथ दिस other countries also who were on the losing side. उनको हम briefly देख लेते हैं। One was the Treaty of Saint Germain, Treaty of Saint Germain with Austria. सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी था, सबसे पहले इसको तोड़ा ऑस्ट्रिया और हंगरी में। this Austria Hungary was a larger part of the Habsburg Empire. एंड उसको डिसइंटीग्रेट किया, एंड ये सारी जितनी नेशनैलिटीज थी जो इस हैब्सबर्ग एम्पायर में रह रही थी उनको सबसे पहले डिसइंटीग्रेट किया, और ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी हम अब तक पढ़ते आ रहे थे, ये इसको सबसे पहले ब्रेकअप किया। अब उन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ, ये ट्रीटी किसने की, ये विक्टोरियस नेशंस ने की, ये अलाइड पावर्स ने की। उन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ अलग ट्रीटी की, एंड दैट ट्रीटी वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन। इसमें इन्होंने क्या किया, इसका जो एक रीजन, इनके जो 2 मेजर रीजन थे, वन वाज बोहेमिया एंड अनदर वाज मोराविया। इनको क्या किया, बिकॉज दिस वर इंडस्ट्रियल प्रोविंसेस थे, तो इनको उठा के चेकोस्लोवाकिया को दे दिया। फाइन। देन इनकी अनदर जो दूसरी प्रोविंस थी ऑस्ट्रिया की ही, दैट वाज डालमेशिया
बॉस्निया एंड हर्जोगोविना। ये किसे ट्रांसफर कर दिया? ये ट्रांसफर कर दिया सर्बिया को। एंड यू नो अब अब सर्बिया प्लस मोंटेनेग्रो मींस अब ये सारी प्रोविंस जो है वो सर्बिया के पास चली गई, और उसमें इन्होंने मोंटेनेग्रो और सर्बिया को मिला के क्या बना दिया? यूगोस्लाविया। तो नई कंट्रीज इन्होंने बनाई, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया। जो इसी का ऑस्ट्रिया का जो बुकोविना का रीजन था, बुकोविना का जो रीजन था वो किसको चला गया? वो चला गया रोमानिया को। देन कुछ इनका हिस्सा जो है वो पोलैंड को यू नो सॉरी यस सो कुछ हिस्सा इन्होंने ब्रेक करके जो है वो पोलैंड को दे दिया, कुछ हिस्सा जो है वो इटली को चला गया। सो इस तरीके से इन्होंने सबसे पहले क्या किया? फर्स्ट स्टेप वाज दे ब्रोक दे डिवाइडेड दिस ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, और ऑस्ट्रिया का काफ़ी कुछ हिस्सा जो है वो नई कंट्रीज बना दी, या पोलैंड और इटली को ये नया एरिया चला गया। दूसरी इन्होंने ट्रीटी की 1920 में हंगरी के साथ। अब हंगरी भी एक इन्होंने नई कंट्री बना दी। हंगरी का भी स्लोवाकिया एंड रुथेनिया का जो हिस्सा था वो उठा के चेकोस्लोवाकिया को दे दिया। क्रोएशिया और स्लोवेनिया का जो रीजन था वो जो है वो इन्होंने यूगोस्लाविया को दे दिया। ना व्हाट हैपेंड हियर, सी ये सब बॉस्निया, सर्बिया एंड हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये सब अब क्या हुआ लेटर ऑन आप देखोगे हिस्ट्री में जाके ये अपने आप में अलग अलग कंट्रीज बन गई, बट एट सम टाइम दे वर द पार्ट ऑफ द लार्जर Habsburg Empire, what we commonly call as this. The major part of that was Austria-Hungary. ट्रांसिल्वेनिया जो है फिर वही रोमानिया को कुछ हिस्सा दे दिया, और now the next treaty which was done with a major power on the losing side, or a major country on the losing side was Turkey. एंड टर्की के साथ दो अलग अलग ट्रीटी हुई। पहली ट्रीटी जो थी वो थी ट्रीटी ऑफ सेवरिस, एंड ये हुई, और इसमें इनका जो काफी हिस्सा था टर्की का वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ग्रीस, इटली, सॉरी, देन सीरिया का जो हिस्सा था that became the French mandate. Apart from that, Palestine, इराक और ट्रांस जॉर्डन का जो हिस्सा था that became a British mandate. और यहीं से ये पैलेस्टाइन का और इजराइल वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है यहीं से कहीं इसी मतलब द रूट्स आर हियर। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ ये थी कि टर्किश वाज लाइक दिस वाज लाइक द ओल्ड ऑटोमन एम्पायर। इंडिया का लिंक कहाँ पे है? इसी के अगेंस्ट जो है वो खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू होता है, इसी के अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है। खैर तो ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है। ऑटोमन एम्पायर वाज सो ह्यूज दैट इट वाज स्प्रेड इन लाइक 3 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने डिसइंटीग्रेट की, और यहाँ पे मोस्टली जो है इस्लामिक रूल था। तो इन्होंने एक प्रो वेस्टर्न जो रूलर था, कमांडर था, देन ही वाज मीट द रूलर एंड हिज नेम वाज मुस्तफा कमाल।
तो मुस्तफ़ा कमाल को जो है वो he was made the leader, and he actually brought all those modern reformations in Turkey. लेकिन there was some certain issues with them. So ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर से एक टर्की के साथ एक ट्रीटी ऑफ लॉजेन होती है, और ये 1923 में होती है। एंड जो कॉन्स्टेंटिनोपल का हिस्सा है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल इज मॉडर्न डेज इस्तांबुल, ये जो है ये वापस टर्की के पास आता है। लेटर ऑन इट बिकेम दी कैपिटल, एंड द इशू इज दैट कि यहाँ पे जितनी जो इवन जो एरिया ऑफ मक्का और मदीना था, ये भी टर्किश ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था, तो ये भी इनसे ले लिया गया और ये अरब्स को दे दिया गया। यहाँ से आप देखोगे राइज ऑफ अरब्स होता है, ठीक है। यहीं से आप देखोगे कि ज्यूइश होमलैंड की बात उठेगी, फिर वो इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट होगा। और ये ट्रीटी ऑफ लॉजेन जो है, इसने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, बहुत सारे इसमें कहना चाहिए कि दिस ट्रीटी वाज फॉर 100 years। और अभी आप अगर इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो करते होगे, और इफ मस्ट हैव सीन इंटरनेशनल रिलेशंस, नाउ देयर इज अ सडन राइज इन टर्किश, वहाँ के प्रेसिडेंट, और वो काफ़ी कुछ ही इज मोर एक्टिव एंड ही इज ट्राइंग। अभी हागिया सोफिया का इंसिडेंट हमने देखा। सो टर्की जो है वो रिवाइव कर रहा है, क्योंकि टर्की के ऊपर ये जो ट्रीटी ऑफ लॉजेन में जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, वो 3 साल बाद खत्म होने वाले। सो दे आर लाइक दे वर वेटिंग, बहुत सारे थे इंटरनेशनल ट्रेड पे, वो टैक्स नहीं ले सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन नॉट बी लाइक दे कैन नॉट हैव दैट ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थे। आई एम जस्ट टेलिंग यू दी द टेरिटोरियल जो भी जो इश्यूज जो इससे रिजॉल्व हुए या जो इससे सेटल डाउन हुए उसकी। लेकिन ओवरऑल दिस वाज समथिंग कि टर्की के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे, और अब ये आने वाले सालों में ये 2023 में ये जो है ये पूरे हो जाएंगे। सो टर्की इज वेटिंग फॉर दैट। सो वी आर गोइंग टू सी a different change in द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। क्योंकि अगर आप एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री देखोगे दुनिया की, तो कॉन्स्टेंटिनोपल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है जो वर्ल्ड को डोमिनेट करता था अप टू मिडिवल टाइम्स, या अप टू इवन दिस बिफोर द राइज ऑफ रेनेसांस कहना चाहिए। तो जो भी इनको वो करता था, कॉन्स्टेंटिनोपल को जो रूल करता था, वही एक्चुअली माना जाता था दैट दे आर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड। सो लाइक टिल 13th-14th century क्रिश्चियंस वर रूलिंग कॉन्स्टेंटिनोपल, तो Christians were dominating, they were the major force. Then it was taken over by the Ottomans till 1923। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल हमेशा से, या इस्तांबुल इसको आज कहते हैं, ये हमेशा से वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का सेंटर रहा प्रायर टू राइज ऑफ दिस कैपिटलिज्म एंड एवरीथिंग। अब ये वापस जो है, क्योंकि इनके रिस्ट्रिक्शंस खत्म होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू कम बैक। सो दैट इज समथिंग वेयर वी नीड टू ऑब्जर्व as far as our preparation is also concerned. Another treaty which was with another losing country, and that was Bulgaria, and that was known as Treaty of Neuilly. Treaty of Neuilly, it was done in 1919. इसमें जो बल्गेरिया की एगन कोस्ट लाइन थी, that whole coastline, and it was like divided between Greece, यूगोस्लाविया, क्योंकि अभी नई कंट्री बनी थी तो इनको सी भी देना था। सो यूगोस्लाविया, रोमानिया, फाइन। सो ऑल दीज थिंग्स वर लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, एंड जो भी बल्गेरियन एथनिसिटी के थे, और वो जो डिफरेंट
कंट्रीज में काम कर रहे थे उनको वापस बल्गेरिया भेज दिया गया. सो दे वर लाइक मेनी थिंग्स. सो दिस इज हाउ एक्चुअली द एलाइड पावर्स through all these treaties, whether it was Versailles, whether it was Saint Germain, Trianon, Sevres, Lausanne, Neuilly, they all tried to actually what they have done. They have redrawn the map of Europe. ठीक है, what they have done, they have tried to shift the power center. Fine. They have actually humiliated Germany, disintegrated or dismantled the Ottoman Empire. Fine. And all the, and through League of Nations, what they have tried to, establish, that they have tried to establish that कि जो कुछ भी था वर्ल्ड पावर का वो इनके कंट्रोल में, वो उनके कंट्रोल में आ जाए. So League of Nations is going to be our next topic. So this was it about this video, and a sincerest apology. In today's video there were some certain disturbances, but anyhow, I'll see you in the next video जहाँ हम League of Nations की बात करेंगे. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.